हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि हमारा सब टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो बिना किसी डिले के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स दो तरीके का होता है। अभी दो तरीके का क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स पाए जा रहे थे। एक ऐसे न्यूरॉन्स थे जो कि माइलिनेटेड था, जिन पे माइलिन शीथ पाई जाती थी, और एक ऐसे न्यूरॉन्स थे जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं पाई जा रही थी, यानी उन्हें हमने नॉन माइलिनेटेड बोला था। अगर आपको अभी तक नहीं पता है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, देन आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उस पर मैंने इस चीज को क्लियर कर रखा है। अब जब भी हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है तो उसमें नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है उसे बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, जबकि नॉन माइलिनेटेड में हम इसको सिंपल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ही बोलते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम पहले नॉन माइलिनेटेड में, उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे माइलिन शीथ में सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो फर्स्ट हमारा होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कंडक्शन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पर एक स्टेप जो होता है इसका, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन फेज, वो हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। होता है कुछ न्यूरॉन्स में, कुछ में नहीं होता है। तो हमारे जो मेन 3 स्टेप्स होते हैं, वो पहला होता है रेस्टिंग फेज या पोलराइजेशन फेज। सेकेंड स्टेप हमारा कहलाता है एक्साइटिंग फेज या डीपोलराइज्ड फेज। और लास्ट थर्ड स्टेप कहलाता है रिपोलराइजेशन या रिफ्रैक्टरी फेज। ये तीनों ही फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों में से कोई भी फेज स्किप नहीं होता है। द लास्ट वन इज ऑप्शनल। अगर कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जो कर जाती हैं एक्स्ट्रा में, हाइपरपोलराइजेशन स्टेट शो कर देती हैं फेज, और कुछ जो होती हैं वो नहीं शो करती हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले अपने फेज से। सबसे पहले बात करते हैं रेस्टिंग फेज या पोलराइज्ड फेज। तो रेस्टिंग एंड पोलराइज्ड फेज, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये नाम क्यों दिया गया। रेस्टिंग फेज मतलब रेस्ट में है कोई चीज, यानी ये वो फेज होता है जिस टाइम पे न्यूरॉन हमारी कोई फंक्शन नहीं कर रही है, किसी भी फंक्शन कर रही है, बट कोई भी नर्व या कोई भी सिग्नल या इम्पल्स को आगे कंडक्ट नहीं कर रही है। तो उस फेज में न्यूरॉन को बोला जाता है रेस्टिंग फेज में है, और इसलिए हम इसे रेस्टिंग फेज बोल देते हैं। अब बात आती है कि इसे हम पोलराइज्ड फेज क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने रेस्टिंग स्टेज में एक न्यूरॉन को देखा, तो हमने पाया कि जो न्यूरॉन थी वो पोलराइज्ड कंडीशन में थी, मतलब इस पे पोल्स क्रिएट हो रखे थे। जो न्यूरॉन थी उसके अंदर के साइड पे नेगेटिव साइन था, जबकि उसके बाहर जो था वो पॉजिटिव साइन था। अच्छा, ये अंदर क्या है, ये अंदर ऐसे कुछ न्यूरॉन रही होगी समथिंग, है ना, इधर के साइड पे टीलोडेंड्रा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन थे, हम पूरा नहीं दिखा रहे। ठीक। अच्छा, तो अंदर के साइड पे एक्सोप्लाज्म के साइड पे नेगेटिव साइन थे, और बाहर के साइड पे मेम्ब्रेन के बाहर जो था एक्सोलेमा जिसे हमने बोला था इसको, उस पे हमारा बाहर की तरफ पॉजिटिव साइन था। इस पे टोटल चार्ज जब देखा गया कि टोटल वोल्टेज कितना है इसकी वजह से, तो वो था 17 मिली वोल्ट, और ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि एक्सोप्लाज्म में कौन सा साइन है। तो एक्सोप्लाज्म में चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया गया है। अब बात करते हैं, नाम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक चीज हमने पढ़ रखी है कि कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो होते हैं वो अलग अलग रह के स्टेबलाइज नहीं होते। वो अगर है दोनों पॉजिटिव, कहीं पे पॉजिटिव है एंड कहीं नेगेटिव है, तो वो दोनों ही कोशिश करते हैं कि वो दोनों आपस में मिल करके उस पूरे ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कर दें। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आराम से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो भी स्टेबल कंडीशन में। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास दो प्रोसेसेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो होती है हमारी, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि हमारा मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप, एंड जो दूसरा होता है दैट इज अ पैसिव डिफ्यूजन हमारा। तो दोनों की अलग अलग हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 100 रुपीज है। अब अगर बी कहे कि मुझे, तुम ए से कहे कि मुझे अपने 10 रुपए में से कुछ रुपए दे दो, तो क्या ए देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद से कम है। तो क्या होगा, लेकिन बी कह रहा है नहीं मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो इससे बाई फोर्स रुपए लेगा। अब बाई फोर्स का मतलब क्या है, एनर्जी खर्चा करके रुपए लेगा। ठीक। अच्छा, तो जब भी उसने बाई यूज ऑफ एनर्जी, बाय
यूज ऑफ एनर्जी, किसी भी चीज का, ठीक है, यहां पे क्या है रुपीस का, वैसे हम लोग क्या बात करेंगे आयंस का। किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट किया कहां से कहां, अगेंस्ट ग्रेडियंट, अगेंस्ट ग्रेडियंट मतलब जहां कम था वहां से ज्यादा की तरफ ट्रांसफर किया एनर्जी का यूज करके, तो हम इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन ऐसे ही बात करें, अभी ए के पास 10 रुपए थे और ए बी से कहता है कि भाई मैंने थोड़े से रुपए दे दे, तो क्या होगा, बी दे सकता है, कह देगा लो लो ले लो, मेरे पास तुमसे ज्यादा है। तो क्या हुआ, उसने बिना फोर्स का इस्तेमाल किए, ठीक है, उसे आराम से रुपए दे दिए और डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट दिए, मतलब जहां ज्यादा थे वहां से कम की तरफ दिए। तो इसको बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन। ठीक, तो जब भी अलोंग ग्रेडियंट, अलोंग ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। और जब भी अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है एनर्जी का यूज करके, तो हम उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये यहां पे कैसे लग रहा है उसको देखते हैं। देखें, ये हमारी मेम्ब्रेन है, अभी नॉर्मल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा सबसे पहली प्रोसेस जो शुरू होती है वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके जरिए मेंटेन होता है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप के जरिए। अब ये क्या होता है देखते हैं। सिंपल से ऐसे समझ लेते हैं, जैसे वहां पे 10 रुपए का लेन देन हो रहा था, रुपए का लेन देन अभी हम कर रहे थे ए और बी के बीच में, अभी हम सोडियम और पोटेशियम का लेन देन देखेंगे। ठीक, अब होता क्या है कि जो 3 सोडियम होते हैं, ठीक है, वो अंदर से बाहर चले जाते हैं। 3 सोडियम अंदर से बाहर चले गए और उसके बदले 2 पोटेशियम अंदर आ गए। ठीक, 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर है। तो ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे अंदर सोडियम, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म है, ये पूरा एक्सोप्लाज्म था, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, सोडियम की जो क्वांटिटी है, सॉरी, हाँ क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और पोटेशियम धीरे धीरे अंदर आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो एक टाइम आएगा कि सोडियम का बाहर जाना रुक जाएगा क्योंकि अंदर सोडियम खत्म हो चुका, और बाहर से पोटेशियम अंदर आना रुक जाएगा क्योंकि बाहर पोटेशियम खत्म हो चुका। तो ये कंडीशन जैसे ही होगी तो क्या लगेगा, ये प्रोसेस रुक गई, पर ये प्रोसेस तो रुकनी ही नहीं है ना। तो इसके लिए इसी के साथ में एक और प्रोसेस चल रही होती है जिसे हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। दूसरे नंबर पे स्टार्ट होती है। पैसिव डिफ्यूजन क्या करता है, पैसिव डिफ्यूजन अंदर जो पोटेशियम आ रहा है उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है और बाहर से सोडियम अंदर आने लगता है। लेकिन इसमें एक और चीज है, एक ट्विस्ट है, वो क्या कि जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो एक्सोलेमा है, कौन सी मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, ये क्या है, ये मोर परमिएबल है, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। मतलब ये अपने में से ज्यादा ज्यादा पोटेशियम को जाने देगी और थोड़ा थोड़ा सोडियम आने देगी। ठीक, चले देखते हैं। ये हमारा जो हो रहा था ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट था सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए। ये नंबर्स जो है ये 3 और 2, ये इंपॉर्टेंट है। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, उसके बदले 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तो इनको हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है पैसिव डिफ्यूजन की। यहाँ पे एटीपी खर्चा हो रही होगी, एटीपी का यूज करके ये प्रोसेस हो रही होगी, और यहाँ पे अपने आप से हो रही है। क्यों, क्योंकि सोडियम बाहर पहुंच रहा है, तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ गई, अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू कर देगा। और अंदर पोटेशियम आ रहा था, यहाँ पे देखें अंदर पोटेशियम आ रहा था, तो ये अंदर पोटेशियम बढ़ रहा था, तो ये विलिंगली इसको बाहर देने लग गया था। तो ये क्या है, पैसिव डिफ्यूजन वाली हमारी प्रोसेस है। ठीक, अच्छा अब जरा इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हम रियलाइज करेंगे, देखें 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं। ऐसे मानते हैं सोडियम पे भी प्लस चार्ज है, पोटेशियम पे भी प्लस है, राइट। तो अब ऐसे मान लेते हैं कि 3 लोग प्लस का साइन लेके बाहर निकल रहे हैं और 2 लोग प्लस का साइन लेके अंदर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिव प्लस साइन जो है हमारा वीई, वो आउटसाइड क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, दूसरे इसमें पैसिव डिफ्यूजन में देख लेते हैं। तो पैसिव डिफ्यूजन में हमने क्या कहा कि जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा वो मोर परमिएबल है पोटेशियम के लिए, मतलब ये ज्यादा पोटेशियम को लेके जाएगी लेकिन थोड़े से सोडियम को लेके जाएगी। मोर परमिएबल है मतलब जल्दी जल्दी जाने देगी कि जाओ जाओ बाहर निकलो। तो
ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर से सोडियम कम आ रहा है। तो अभी भी ओवरऑल क्या हो रहा है कि पॉजिटिव साइन जो है वो आउटसाइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यही रीजन होता है कि हमारा ओवरऑल जो पॉजिटिव साइन है वो बाहर के साइड पे इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो इसमें तीन मेन चीजें हैं। पहली चीज क्या कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन। ठीक, बोथ ऑपरेट आयंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि मेम्ब्रेन जो होती है पैसिव डिफ्यूजन में, जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक, यानी एक्सोलेमा की यहां पे हम बात कर रहे हैं, वो मोर परमिएबल है। किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए मेंटेन होता है, और 3 सोडियम बाहर जाते हैं, उसके बदले 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें रेस्टिंग फेज में या पोलराइज फेज में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग आते हैं, इसके बाद वो होती है हमारी एक्साइटिंग फेज या डीपोलराइजेशन फेज। अभी एक्साइटिंग फेज या डीपोलराइजेशन फेज जो होती है उसमें हमको क्या ध्यान रखना है, तीन चीजें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे जो चीज वो होगी हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स, अभी हम पढ़ रहे हैं ये क्या होते हैं। दूसरा इसी में हमको पढ़ना है एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और दूसरा पढ़ना है हमारा नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। अब पहले तो इसमें हम बेसिकली यही बात करेंगे कि इसका नाम हमने एक्साइटिंग फेज या डीपोलराइजेशन फेज क्यों रखा है। एक्साइटिंग फेज मतलब कि कुछ एक्साइटमेंट हो गया, कुछ उसमें काम शुरू हो गया, कुछ प्रोसेसिंग शुरू हो गई। तो अभी तक न्यूरॉन रेस्टिंग फेज थी। अब मान लेते हैं मच्छर ने आके मेरे को काट लिया, तो जहां पे भी मच्छर ने मेरे को काटा है वो जगह क्या होगी, वो जगह तुम्हारी एक्साइट हो जाएगी। ठीक, वहां पे न्यूरॉन्स में कुछ हलचल होगी, कुछ काम शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्साइटिंग फेज। दूसरा आता है डीपोलराइजेशन फेज। तो डीपोलराइजेशन फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पोलैरिटी पहले डेवलप थी, पहले पोलैरिटी क्या थी कि पॉजिटिव साइन बाहर था और अंदर नेगेटिव था। मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव। अब क्या होता है कि साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो एक्साइटिंग फेज में साइन ऑपोजिट हो गया, यानी बाहर की तरफ पे नेगेटिव हो गया और अंदर एक तरफ पे पॉजिटिव हो गया, इसलिए इसको हमने बोला डीपोलराइजेशन। आई होप कि ये समझ में आ गया है कि मैंने इसको एक्साइटिंग फेज एंड डीपोलराइजेशन फेज क्यों बोला जा रहा है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये हुआ कैसे। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारा जो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि बाहर से स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स का काम होता है कि ये बाहर से स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उसके बाद कुछ आयंस रिलीज करते हैं या कुछ आयंस को जो है का रिलीज करना रोक देते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी के रिसेप्टर्स थे, बॉडी के रिसेप्टर, वो नॉर्मली अगर हम देखें एट रेस्टिंग स्टेज, अभी हमें कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो जब नो स्टिमुलस है, ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये हमारा कैल्शियम आयन को सिक्रीट करते रहते हैं, सॉरी नॉट सिक्रीट, रिलीज करते हैं। अब ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ये जाकर के लग जाते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स पे। अभी हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स पे। और वोल्टेज गेटेड चैनल को क्या रखते हैं, क्लोज रखते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब पहले हम यही समझ लेते हैं कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जो वोल्टेज से मेंटेन होते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे। वोल्टेज बढ़ेगा तो खुल जाएंगे या बढ़ेगा तो खुल जाएंगे, वट एवर। ठीक, तो ये वोल्टेज से रेगुलेट होता है। अब इस टॉपिक में हमें 2 वोल्टेज गेटेड चैनल्स पढ़ने हैं, एक है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और दूसरा है हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये क्या होते हैं, ये सोडियम को अपने में से, ये ऐसा वोल्टेज गेटेड चैनल है जो अपने में से सोडियम को जाने देगा, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऐसा चैनल है जो अपने में से पोटेशियम को आने जाने को रेगुलेट करेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हमको कोई स्टिमुलस मिलता है, ठीक, जैसे ही हमें कोई स्टिमुलस बाहर से मिला, अभी यहाँ पे स्टिमुलस नहीं था, अब हमको मिला स्टिमुलस। जैसे ही हमें स्टिमुलस मिला, ये क्या करता है, ये कैल्शियम जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलस आया, इसने क्या किया, रिसेप्टर पे लगा, और रिसेप्टर ने क्या किया,
कैल्शियम आयन के रिलीज को स्टॉप कर दिया। और जैसे ही कैल्शियम आयन का रिलीज स्टॉप हुआ, ये कैल्शियम जो पहले जाके वोल्टेज गेटेड चैनल पे लगा हुआ था, मतलब ऐसे समझ लो गेट था और उसके बीचों बीच में जाके कैल्शियम आयन लगा हुआ था, तो बाहर से अंदर आने पे एक दरवाजा बंद कर रखा था ना, बीचों बीच में जाके खड़ा हो गया था कि नहीं मैं अंदर नहीं आने दूंगा किसी को, ठीक ना बाहर जाने दूंगा। तो क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम का निकलना बंद हुआ, वो उस दरवाजे पे अब कैल्शियम तो रह नहीं गया, और जब कैल्शियम नहीं रह गया तो क्या हुआ, अंदर और बाहर आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है। अब जैसे ही सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे, अब ऐसा तो नहीं है एकदम से दरवाजा खुल जाएगा, एकदम से सारे कैल्शियम सारे, मतलब मान लेते हैं कि 10 दरवाजे थे, 10 सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल थे, उन सब पे कैल्शियम आयन बीचों बीच में खड़ा हुआ था, ऐसे ये गेटेड चैनल थे, ठीक है, और हर के बीचों बीच में कैल्शियम जाकर के अड़ के खड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, जैसे ही कैल्शियम की स्टिमुलस आया, कैल्शियम निकलना बंद हुआ, तो इस पे से एक वोल्टेज गेटेड चैनल से मान लिया कैल्शियम उस पे नहीं रहा, तो क्या होगा, यहां से सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो गया, सोडियम बाहर से अंदर आने लग गया। अच्छा, अंदर से बाहर तो नहीं जाएगा ना, किसी को डाउट तो नहीं है कि अंदर से बाहर जा रहा होगा, क्योंकि सोडियम हमारा गेटेड चैनल है। अब चैनल है तो चैनल से तो जहां पे लोग ज्यादा है, जहां भीड़ ज्यादा है, वहां से कम की तरफ आएंगे ना, तो हमने पहले ही देख लिया था कि सोडियम हमारा आयन बाहर के साइड पे ज्यादा है, तो बाहर से वो अंदर आएगा, तो इसका क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होगा, इसको बोलते हैं बाहर से अंदर कोई चीज आती है तो इसे हम बोलते हैं इन्फ्लक्स। तो सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होता है। अब जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होगा, आप लोग को नहीं लगता कि जो अंदर के साइड पे पॉजिटिव साइन क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना, सोडियम पॉजिटिव लेके आ रहा है, पोटेशियम तभी गेटेड चैनल खुला नहीं, एक ही मान रहे हैं, एक चैनल खुला है, उससे सोडियम बाहर से अंदर आने लगा। तो नहीं लगता कि धीरे धीरे जो -70 मिली वोल्ट था, वो धीरे धीरे -65 मिली वोल्ट आएगा, फिर -60 मिली वोल्ट आएगा, ठीक। और जैसे ही 10 मिली वोल्ट का चेंज होता है, ठीक है, एज सुन एज 10 मिली वोल्ट चेंज, यहां से यहाँ 10 मिली वोल्ट का चेंज होता है, क्या होता है, सारे गेटेड चैनल्स जो थे वो एक साथ ओपन हो जाते हैं। सोडियम गेटेड चैनल की बात कर रहे हैं, पोटेशियम की बात अभी हम नहीं कर रहे। तो जितने भी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वो सारे के सारे एक साथ खुल गए। अच्छा, तो यही अच्छा, अभी इस पे आते हैं थ्रेशोल्ड पे। तो जैसे ही सारे के सारे वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं, क्या होता है, एकदम से इन्फ्लक्स बढ़ता है और सारे के सारे सोडियम बाहर से भाग के अंदर आता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये -30 पहुंचेगा, -10 पहुंचेगा, 0 पहुंचेगा, फिर +10 पहुंचेगा, एंड +30 एंड +45, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा जब सोडियम बाहर से भाग भाग के अंदर आ रहा है, ठीक। अच्छा, तो अब यहीं पे इस तरीके से गेट ये वोल्टेज का चेंज हो रहा है। अब यहीं पे हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड एक्टिव एक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एक्शन पोटेंशियल की या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जिसको मिलने के बाद सारे गेटेड चैनल एक साथ खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे कह सकते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं ये एक दीवार है, ठीक, और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको इस दीवार को फांद के इधर जाना है, ठीक है, इसको जंप करके इसको दूसरे साइड आना है। तो अब मिनिमम इसके पास कितनी यूनिट, मतलब मान ले रहे हैं मिनिमम इसके पास 10 यूनिट एनर्जी होनी चाहिए, तब ये इस दीवार को क्रॉस कर पाएगा, मिनिमम, कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी पड़िए। अगर 9.9 यूनिट एनर्जी हुई तो ये दीवार को नहीं क्रॉस कर पाएगा। तो क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी जो होगी इसकी कहलाएगी थ्रेशोल्ड, ठीक। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जो सारे के सारे सोडियम गेटेड चैनल्स को ओपन करवा दे। तो वो कितना था, हमने देखा था ना कि जैसे ही 10 मिली वोल्ट का चेंज हुआ, सारे के सारे वोल्टेज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो थे वो एक साथ ओपन हो गए, ठीक। तो ये 10 मिली वोल्ट जो होता है, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो जब हम सोडियम गेटेड चैनल सारे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो वोल्टेज होता है वो +30 से या +45 मिलीवोल्ट के बीच में आ जाता है, तो इस वोल्टेज को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। इस पे कोई एक्चुअल में फंक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो दैट्स वाई इस पोटेंशियल को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। आई होप ये तीनों चीजें इसमें हमें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम कंक्लूड करते हैं कि हमने
एक्साइटिंग फेज या डीपोलराइजेशन फेज में क्या बताया, हमने पढ़ा था कि जैसे ही हमको कोई भी स्टिमुलस मिलता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलस मतलब जैसे मच्छर ने काट लिया, वो क्या करता है, वो हमारे रिसेप्टर्स पे लगता है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम आयन का सिक्रीशन स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो थे वो ओपन हो गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा पहले शुरुआत में कुछ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, फ्यू, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओपन, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, उसके बाद क्या हुआ, ऑल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से हमें मिलता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब जब बहुत तेजी के साथ हो रहा है तो इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो +30, अंदर के साइड पे देखिए कौन सा साइन आ गया, प्लस प्लस का ना, तो +30 मिलीवोल्ट टू +45 मिलीवोल्ट तक आ जाता है जिस जगह पे होता है। अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी न्यूरॉन एक साथ एक्साइटेड हो गई, मतलब पूरी की पूरी डीपोलराइज हो गई, या पूरी की पूरी जो है रीपोलराइज हो गई, या पूरी की पूरी पोलराइज, तो चलो होता है, पर डीपोलराइज एंड रीपोलराइज एक साथ पूरा नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो डीपोलराइज होता है, उसके बाद वो स्टिमुलस को आगे बढ़ा देगा, सिग्नल को आगे बढ़ा देगा, तो ये वाला डीपोलराइज हो जाएगा, फिर और आगे सिग्नल बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन डीपोलराइज हो जाएगा, तो इस तरीके से सिग्नल आगे बढ़ता है। पूरी मेम्ब्रेन एक साथ डीपोलराइज या रीपोलराइज नहीं होती है। ओके, तो ये था हमारा एक्साइटिंग फेज या फिर डीपोलराइजेशन। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारा है रीपोलराइजेशन एंड, या फिर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं रिफैक्टरी फेज। अब रीपोलराइजेशन या रिफ्रैक्टरी फेज में क्या होता है, एक सेकेंड, ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जैसे ही, अच्छा, जो डीपोलराइजेशन फेज होता है ना वो बहुत मिली ऑफ सेकेंड्स में होता है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है। तो डीपोलराइजेशन, जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पहले क्या चल रहा था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जैसे ही ये चैनल सारे खुलते हैं, फ्यू सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बीतते हैं कि सारे के सारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी जगह पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। अब बात आती है ये कैसे ओपन हुए, तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव साइन पे ओपन होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक। अब क्या करते हैं, अब जैसे ही अभी क्या हो रहा था, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था, है ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम पढ़ के आए थे, हमने फर्स्ट फेज जो पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था ना, सॉरी रेस्टिंग फेज में, कि हमारा क्या था, बाहर के साइड पे पॉजिटिव था, ठीक है। अच्छा, सोडियम, 3 सोडियम बाहर गए थे, तो सोडियम बाहर था, ठीक है, और अंदर के साइड पे पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है, ये हम पहली फेज में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा, सोडियम का हमारा क्या हुआ है, इनफ्लक्स हुआ है, लेकिन पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, ये ऐसे मेम्ब्रेन थी, इस पे ये ऐसे देखते हैं, ये मेम्ब्रेन थी, इस पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे। अब अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो क्या होगा, अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा। अब एक बात बताएं, जैसे ही अंदर से पोटेशियम बाहर जाना शुरू करता है, क्या होगा, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन लेके बाहर जा रहा है, अभी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो खुले नहीं है, पोटेशियम के खुले, अंदर क्या हो चुका था, सोडियम अंदर आने की वजह से सब अंदर प्लस हो चुका है। अब क्या करेगा, जैसे ही पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा, डोंट यू थिंक कि अंदर पॉजिटिव साइन कम होने लग गया, है ना, तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा और अंदर पॉजिटिव साइन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही अंदर पॉजिटिव साइन कम होगा, नहीं लगता कि बाहर के साइड पे पॉजिटिव बढ़ रहा है और अंदर के साइड पे पॉजिटिव कम होता जा रहा है, ठीक। तो इसी फेज को बोला जाता है हमारा रिपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वापस से हमने जो पोलैरिटी थी उसको गेन कर लिया, जो हमारी पोलैरिटी यहाँ पे ऑपोजिट हो गई थी उसी को हमने यहाँ पे गेन कर लिया, तो इस फेज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन फेज, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है रिफैक्टरी फेज। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट इस फेज के बारे में जो है वो ये होती है कि जो हमारा रिपोलराइजेशन फेज होता है, इस टाइम पे हम नर्व का वो पार्ट जो रिपोलराइज हो रहा है, ठीक है, वो दूसरे सिग्नल को अभी रिसीव नहीं कर सकता, मतलब वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि अब वो दूसरा सिग्नल लेगा कुछ सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स में, लेकिन वो अभी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा है ना, मूवीज में बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि
कोई जना है वो इंसान को बहुत मारे जा रहा है और कुछ टाइम के बाद उस इंसान को दर्द होना फील होना बंद हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिपोलराइजेशन या रिफ्रैक्टिव फेज, क्योंकि हमारी बॉडी में जो नर्व थी वो इतना जो है उसको इम्पल्स दिए गए कि अब वो पूरी की पूरी नर्व रिफ्रैक्टरी फेज में चली गई है। तो उसको बाहर से कोई सिग्नल, तुम मारे जा रहे हो, उसको कोई सिग्नल फील नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो अपने रिपोलराइजेशन फेज में। ओके, तो ये था हमारा रिफ्रैक्टरी फेज या फिर रिपोलराइजेशन फेज। अब बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट जो की है, अच्छा, रिपोलराइजेशन में हमने क्या चीज देखी कि पोटेशियम आयन का क्या हो रहा है, तो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है। ठीक, चले अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फेज की, जो कि हमारा होता है हाइपरपोलराइजेशन। अच्छा, ये हाँ, एक और चीज इसी फेज में रह गई, पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिस टाइम पे, जितना टाइम हमारी मेम्ब्रेन को लगता है अपने आप को वापस प्रिपेयर करने के लिए कि वो अब वापस से स्टिमुलस को लेने के लिए तैयार है। ठीक, तो उस फेज को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी फेज। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हाइपरपोलराइजेशन की। हाइपरपोलराइजेशन यहां मैंने मेंशन नहीं किया, देख लेते हैं हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी फेज में या जो अभी हमने पढ़ा था रिपोलराइजेशन फेज में, वापस से मेम्ब्रेन क्या कर रही थी कि अपना -70 मिलीवोल्ट जो था चार्ज उसको मेंटेन कर रही थी। ठीक है, बाहर पोटेशियम को लेकर के जा रही थी और मेंटेन कर रही थी। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक का ओपन रह जाता है। ठीक, जब भी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन फॉर वेरी लॉन्ग, तो क्या होगा, नहीं लगता कि बाहर के साइड पे पोटेशियम चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, -70 हो गया फिर भी अंदर से बाहर निकला जा रहा है। तो क्या होता है, अंदर के साइड पे नेगेटिव साइन और ज्यादा बढ़ जाता है। अरे अंदर पहले ही पर नेगेटिव साइन हो चुका था, -70 अटेन कर चुका था रिफ्रैक्टरी फेज में या रिपोलराइजेशन फेज में। अब क्या हुआ, अभी भी वो वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पोटेशियम आयन बाहर चले जा रहा है, तो अब नहीं लगता अंदर और माइनस हो जाएगा। तो ये जो होता है ये -85 मिलीवोल्ट तक का माइनस हो जाता है। और जब ये इतना हाइपर मतलब नेगेटिव चला जाता है तो हम इस स्टेज को या इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट हाँ, ये वोल्टेज को जरूर ध्यान रखेंगे कि हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। अब बात करते हैं एक और चीज की, हमारा है बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि जो हमने फर्स्ट फेज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा था, क्या वो नेक्स्ट फेज में बंद हो गया। तो बात करते हैं जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन था, पैसिव डिफ्यूजन वो हमारा ऑल फेजेस में खुला रहता है, ऑलवेज फंक्शनल, हमेशा खुला रहेगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो हमारा डीपोलराइजेशन को छोड़ के सब में खुला रहता है, डीपोलराइजेशन में फंक्शनल नहीं होता। ठीक, तो ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अब देख लेते हैं कौन चीज किस टाइम पे काम करती है। तो ये है हमारे प्रोसेसेस के नाम। पहला पहला प्रोसेस जो है हमारा है वो है पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन एंड देन लास्ट वन इज हाइपरपोलराइजेशन। तो हम पढ़ के आए हैं कि पैसिव डिफ्यूजन सब में चलेगा, हमेशा ऑपरेटेड रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग फेज या पोलराइज फेज में खुला रहता था। ठीक, डीपोलराइजेशन में नहीं चलता है, रिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन में वापस से फंक्शनल होता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो था वो केवल और केवल डीपोलराइज फेज में ही खुल रहा था, बाकी बंद था। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो था ये रिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन दोनों में ही चल रहा था। अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोलराइज्ड या फिर रेस्टिंग फेज में हमारा -60 से -85 के बीच में रहता है। ठीक, और टू बी प्रिसाइज, अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -70 मिलीवोल्ट। डीपोलराइजेशन में ये हमारा अटेन हो जाता है +30 मिलीवोल्ट टू +45 मिलीवोल्ट तक, जो कि रिपोलराइजेशन में वापस अटेन होता है -70 मिलीवोल्ट में। और अगर हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है तो वो जाता है -85 मिलीवोल्ट में। मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है कि इनसाइड मेम्ब्रेन चार्ज हमेशा नेगेटिव रहता है एक्सेप्ट फॉर द डीपोलराइजेशन फेज, बाकी सभी फेजेस में चार्ज जो होता है वो हमारा नेगेटिव ही रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।
इसी का दूसरा वाला जो पोर्शन है दैट इज अ सॉल्टेटरी कंडक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।